Jane students, thanks for joining us. Today we are going to start our new journey. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से है, कैसे कैसे बनी, कैसे हमारी इंपॉर्टेंस रहती है लाइफ के अंदर। तो ये जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे लैंग्वेज होती क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, क्योंकि हमने बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी है, हम पढ़ते डेली लाइफ में, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। हिंदी हो गई हमारी, संस्कृत है, हमारी इंग्लिश है। हम बात करते हैं स्पेशली इंग्लिश के ऊपर। अगर बात करें लैंग्वेज क्या होता है, तो बच्चों हम लिखेंगे इस लैंग्वेज इज ए मीडियम। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, फीलिंग्स और आइडियाज। हमने जाना कि जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, कैसा मीडियम होता है, कैसा माध्यम होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को किसी दूसरे के सामने या तो हम लिख के या फिर बोल के हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तब हम सबको पता है कि लैंग्वेज अपने आप में चार एस्पेक्ट रखती है। कोई भी लैंग्वेज, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम संस्कृत की बात करते हैं, तो हर लैंग्वेज अपने आप में चार एस्पेक्ट को अपने अंदर रखती है। जो सबसे पहले एस्पेक्ट होता है, हम बात करते हैं राइटिंग का। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट की बात करते हैं हमारा रीडिंग का, हम उस चीज को अगर लिख दिया तो हम पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। थर्ड, हम उसको बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग का एस्पेक्ट होता है। और फोर्थ हमारा जो बच जाता है वो हमारा, जैसे राइटिंग का हमने पढ़ लिया है, रीडिंग का हमने पढ़ लिया है, स्पीकिंग का कर लिया है, और अपना कौन सा होगा, सुनने का, लिसनिंग का। लैंग्वेज है, लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट रहते हैं, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग क्या होता है, सुनना। अब हम बात करें कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हम सबको पता है, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ सेंचुरी की, हम बात करें फिफ्थ सेंचुरी की, फिफ्थ सेंचुरी के अंदर एक ट्राइब हुई है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर क्या हुई, एक ट्राइब है, इंग्लैंड की एक ट्राइब है, जिसका नाम क्या माना जाता है, उस ट्राइब का नाम माना जाता है एंग्लो सैक्सन। एंग्लो, ये माना जाता है कि जो फिफ्थ सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड की एक ट्राइब रही है एंग्लो सैक्सन, उनके द्वारा ही इंग्लिश को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि जो हमारी इंग्लिश है, इसके कुछ जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई चेंजेस, बदलाव आता रहता है। तो हम पढ़ेंगे जो हमारे इंग्लिश के अंदर टाइम टू टाइम कैसे बदलाव आया है, इसके स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं कि जो इंग्लिश है उसका डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है कौन सी है, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारी क्या आई है, ओल्ड इंग्लिश आती है। कौन से स्टार्टिंग में, जिसको क्या नाम दिया गया है, हमारे ग्रामीण के द्वारा क्या नाम दिया गया है, ओल्ड इंग्लिश। जब कहां से कब तक हम पढ़ते हैं, ये जो टाइम पीरियड है वो 450 टू 1150 तक, 1150 तक जो हमारा टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड को क्या माना गया है, ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड माना गया है। अगर सेकंड पे बात करते हैं हम, जो हमारी मिडिल एज थी, जो मिडिल एज है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी मिडिल एज की जो इंग्लिश है, उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1150 से लेके हम 1500 तक रखते हैं। 1150 80 टू 1580। अगर हम और टाइप की बात करते हैं इसके जस्ट बाद, जैसे टाइम टू टाइम हमारा डेवलपमेंट होता गया लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज में सुधार आते चले गए हैं। तो अगर बात करें तीसरे नंबर पे, ओल्ड इंग्लिश हमने पढ़ ली है, मिडिल इंग्लिश हमने पढ़ ली है, तो बात करें अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। तो अब हमें ये पता है कि जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, इसका जो टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, तो हम बात करते हैं 1580 टू 1780। और जो बच्चों आज हम पढ़ते हैं, जो हम आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो गया कि थोड़ा थोड़ा सा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश से ही ग्रामर के थोड़े थोड़े रूल और ग्रामर के ऊपर बात करना शुरू कर दिया गया था। तो जैसे हम अगर लास्ट फोर्थ जो स्टेज पढ़ते हैं, जो एट प्रेजेंट की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। तो जो हम आज जो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं, ये कब से शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1780 टू एट प्रेजेंट है।
टू प्रेजेंट। अब जो आज जो हम हाल फिलहाल में जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कौन सी इंग्लिश पढ़ी जाती है? मॉडर्न इंग्लिश पढ़ी जाती है। अब तक देखो हमने देखा है कि हमारी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के बारे में जानना है, उसके 4 एस्पेक्ट के बारे में जानना है, इंग्लिश का थोड़ा सा बैकग्राउंड जिसको हमने पढ़ा है कि 5th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक ट्राइब थी एंग्लो सैक्सन, इन्होंने डेवलप करना शुरू किया था। अब जैसे हमने डेवलपमेंट की जो इंग्लिश डेवलपमेंट की स्टेजेस है, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होती है 450 से लेकर 1150 एडी तक। उसके बाद हमने मिडिल इंग्लिश के बारे में भी बात की है, और मिडिल के बाद हमने अर्ली मॉडर्न के बारे में बातचीत की है, और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के बाद हमने मॉडर्न इंग्लिश की बात की है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश आई है, मॉडर्न इंग्लिश के साथ साथ क्या होगा था, ज्यादातर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने मॉडर्न इंग्लिश आई है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो गया था किसका, ये इंग्लिश जो ग्रामर है इसका क्या होगा था, ज्यादा फोकस किया गया। हम बोल सकते हैं मेनली फोकस ऑन ग्रामर, कि जो ये मॉडर्न इंग्लिश है इसके ऊपर क्या किया गया, ज्यादातर ग्रामर के ऊपर फोकस किया गया। अब तक हमने जो जाना है इंग्लिश के बारे में जान लिया है, तब आगे धीरे धीरे करके जानेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको कैसे कैसे आगे और बढ़ाया गया। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर मैंने जो ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस किया गया था, तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करें 1755 की, हम बात करें 1755, 1755 के अंदर क्या किया गया, एक डिक्शनरी लिखी गई, एक डिक्शनरी लिखी गई। वो डिक्शनरी क्या थी, ठीक है, वो किन्होंने लिखी? तो अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, ठीक है, हम बोल सकते हैं डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। तो उन्होंने किसने तैयार की थी? जैसे हम सबको पता है सैमुअल जॉनसन ने तैयार की थी। किन्होंने की है? सैमुअल जॉनसन है। तो अगर हम उनका नाम लिखें, सैमुअल जॉनसन, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार इंग्लिश की डिक्शनरी स्टार्ट की थी। अगर हम जानते हैं कि जो हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, या फिर इसकी बात करें स्क्रिप्ट की, अगर हम इसकी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है राइटिंग करने की जो कला, एक आर्ट होती है, उसको क्या कहा जाएगा? स्क्रिप्ट कहा जाएगा। अगर हम पढ़े कि इसका जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी रहेगी, तो मॉडर्न इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, देखिए, या फिर आप कौन सी बोल सकते हैं, रोमन बोल सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जैसे जैसे आगे थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर और ज्यादा चेंजेस आते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके इंग्लिश ग्रामर भी आना शुरू हो गई। तो अगर बात करें फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हम स्टूडेंट्स, हमने बात तो लिटरेचर की हमें ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि लिटरेचर के अंदर अलग अलग टाइम पे फादर्स को डिफाइन किया गया है। जैसे हमारा विलियम शेक्सपियर को भी माना जाता है, जिन्होंने ज्यादातर वक्त जो हमने जैसे पढ़ा था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, ज्यादातर उन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो अगर बात करें कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर किनको माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर किनको माना जाता है, लिनले, इनको माना जाता है, लिनले को माना जाता है। अगर इसकी पूरी बात करें, लिनले मूरे को, इनको क्या माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसी बुक का क्या नाम है, इंग्लिश ग्रामर। इनकी बुक का ही नाम क्या था, इंग्लिश ग्रामर नाम था इनकी बुक का। जो अगर हम सब जानने की कोशिश करेंगे, जो लिखी कब गई थी, ये जो लिखी गई 1795 के अंदर, 1795 के अंदर इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था, इंग्लिश ग्रामर था। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, हम सबको पता है, जैसे हम बात करें 7th सेंचुरी की, हम कब की बात करते हैं, 7th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की बात करें, हमें पता है 1600 के अंदर हमारे देश में क्या आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत हुई थी। अब इसने जैसे जैसे हमारे भारत के अंदर क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू किया, तो इनके द्वारा कुछ ऐसे एक्ट लाए गए थे, और उन्हीं एक्ट के अंदर 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है, उसके अंदर 1835 के अंदर हमारे एक गवर्नर जनरल हुआ करते, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले। उनका नाम क्या है, लॉर्ड मैकाले। उन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लिश को एक ऑफिशियली के रूप में तार के, मतलब इंडिया की एजुकेशन का एक पार्ट बना दिया था। एजुकेशन का क्या बना दिया उन्होंने, पार्ट। अब और अगर हम इसके बारे में आज जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे, किसके कौन सी लैंग्वेज में काम होता है, वो सारा काम इंग्लिश में होता है। तो ये स्टेटमेंट है जो हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर ये लिखा गया है आर्टिकल 343, 343 के अंदर क्या लिखा गया है? 343 में लिखा गया है कि जो हिंदी है, हिंदी एंड इंग्लिश, क्या लिखा गया है कि हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अगर हम आर्टिकल 343 की बात करते हैं, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को क्या बताया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। जो हमारे देश का अगर प्रशासन चलेगा, जो जुडिशियल, जो जितने भी काम होगा, वो लगभग ज्यादातर किस में होता है? हमारा इंग्लिश के अंदर होता है। तो हमने यहाँ तक हमने बात की है। अब आगे जानेंगे, धीरे धीरे करके हम बात जानेंगे ग्रामर के बारे में। तो आगे हमारा जो हमारा काम रहेगा, अब हम जानते हैं, जैसे बेसिक के बारे में हमने जान लिया, इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज क्या होती है, उसके कितने एस्पेक्ट है, और थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के रूप में जान लिया इंग्लिश का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, इंग्लिश को बनाया किसने, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, किस किस टाइम पीरियड के अंदर ये अपने चेंजेस आए थे। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा ग्रामर का। जो ग्रामर की स्पेलिंग आपको ध्यान से देखनी होगी। तो कई बार आप गलती क्या करते हैं, स्पेलिंग को हम क्या लिख देते हैं, या फिर कुछ ऐसे लिख दिया जाता है। तो एक बार हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या आएगा, डबल एम आता है ग्रामर की स्पेलिंग। अगर ग्रामर की स्पेलिंग लिखे, हम क्या लिखेंगे, GRAMMAR। तो हमें ध्यान रखना होगा ग्रामर की स्पेलिंग क्या बनेगी, GRAMMAR। अगर आपसे पूछा जाए स्पेल्ड के अंदर, मिस स्पेल्ड के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश की स्पेलिंग के अंदर डबल एम, और बाद में अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा है कि जो हम ER लगा देते हैं, जो क्या होता है, AR होता है। अगर ग्रामर की डेफिनेशन के ऊपर बात करें, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रामर को बोल सकते हैं इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड सिस्टम होता है, सिस्टम। हम बात करें कि ग्रामर क्या होता है, कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है, सिस्टम होता है, जो हमें क्या करेगा, दैट गिवन, जो हमें क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें क्या देता है, ये हमें बताता है दैट यू हाउ वर्ड्स, क्या, हाउ वर्ड्स, जो हमें क्या बताएगा कि ऐसे वर्ड्स आर यूज्ड, हम क्या बताएंगे, आर यूज्ड इन लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज के अंदर जो शब्द है वो कैसे यूज होंगे, और कैसे वो यूज करके टू फॉर्म सेंटेंस, और वो कैसे क्या कर लेंगे, सेंटेंस को कैसे बना लेंगे, क्या कर लेंगे, सेंटेंस को कैसे बना लेंगे, उसको सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, तो हम ये बोल पाएंगे, ये क्या होगा, ग्रामर होगा। या फिर इसकी इजी जो मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन है, अगर उसकी बात करें, अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की बात देखो, डेफिनेशन की स्पेलिंग में भी कई बार हम गलती करते हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन बोलते हैं, होता क्या है, डेफिनेशन, क्या होता है, डेफिनेशन। कई बार हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, जो अपने आप में क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बोलते हैं हम डेफिनेशन है, होता है डेफिनेशन है। अगर ग्रामर के बारे में और जाने, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है, ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स होता है, और ये क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स तो होता है, साथ में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है, या फिर आप बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स टू डायरेक्शन। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें क्या देता है, डायरेक्शन टू फॉर्म ए सेंटेंस, फॉर्म फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस इन ए मीनिंगफुल वे। एक अच्छे तरीके से, एक मीनिंगफुल वे से हमें क्या बताता है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो हमें क्या बताएंगे, अगर हमने बनाना, किसको बनाना है, फ्रेज को बनाना है, अगर हमने किसको बनाना है, क्लोज को बनाना है, अब हमने किसको बनाना है, सेंटेंस को बनाना है। चाहे हम बात करें वर्ड की, हम बात करें फ्रेज की, हम बात करें सेंटेंस की, ये तीनों के तीनों जो हमने पढ़ा है, इनको बनाने के लिए हमारे लिए जो रूल्स हमें प्रोवाइड करवाएगा, डायरेक्शन देगा, वो कौन होता है, ग्रामर। अभी हमने जाना ग्रामर के बारे में, और आगे जाके हम फंक्शन पढ़ेंगे ग्रामर के, वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अब काम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसके अगर हम फंक्शन देखते हैं, ग्रामर के क्या देखें, फंक्शन। अगर ग्रामर के सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन की, तो सबसे पहले फंक्शन इसका कौन सा होता है, सिंटैक्स का, कौन सा होता है, सिंटैक्स। अब होता क्या है सिंटैक्स में, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
सिंटेक्स को हम क्या बोलेंगे? सिंटेक्स क्या होता है? इसके अंदर में बताया जाता है कि हाउ वर्ड्स, की कौन से जैसे वर्ड्स है आर अरेंज टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर हमने मीनिंगफुल सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है, तो हमें वो कैसे कैसे मदद करता है और हम कैसे वर्ड्स को बना पाएंगे। तो हम लिखेंगे हाउ वर्ड्स, हाउस वर्ड्स, क्या बोलेंगे हम? हाउस वर्ड्स आर अरेंज्ड, हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड, हाउ वर्ड्स आर अरेंज टू क्रिएट, टू क्रिएट क्या करने के लिए? टू क्रिएट करने के लिए मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमारा जो पहला फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? सिंटेक्स का। अगर दूसरी बात करें हम, हमारे सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मोर्फोलॉजी। कौन सा आ जाएगा? मोर्फोलॉजी। अब मोर्फोलॉजी क्या होगा? मोर्फोलॉजी के हम अंदर पढ़ते हैं कि अगर कोई भी वर्ड्स उसको बनाया कैसे जाता है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको कुछ न कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स की सहायता से उसको बना दिया जाता है, अलग मीनिंग उसका बना दिया जाता है। तो हम जानेंगे हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हम बता देंगे हाउ वर्ड्स आर फॉर्म, कि किस शब्दों को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कैसे जैसे बोला जाएगा हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम किसे? सिमिलर, किसे? सिमिलर यूनिट से, सिमिलर यूनिट्स। अब वो यूनिट्स कैसे होगी? लाइक prefix, prefixes, roots and suffixes। ग्रामर का हमारा जो फंक्शन रहा है वो हमें मोर्फोलॉजी के बारे में बताता है कि कौन सा वर्ड कैसे बनाना है, उसके साथ प्रीफिक्स कैसे लगाना होता है, सफिक्स कैसे लगाना होता है, रूट के ऊपर कैसे काम करना है। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसके अंदर प्रीफिक्स भी और सफिक्स दोनों मिक्सअप होते हैं। अगर आप आगे हम जाने थर्ड फंक्शन इसको जानते हैं ग्रामर के, तो कौन सा होता है? पंक्चुएट करना। पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं आपके सामने कोई भी दो स्टेटमेंट बता दी, ठीक है, रुको मत जाओ या रोको मत जाओ, तो इसके अंदर हमारे जो बात करने का जो तरीका, एक्सप्रेशन, जो हमारे वर्ड्स है वो भी डिपेंड करते हैं। तो पंक्चुएशन को आप क्या बोलते हैं? एक ऐसे सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं ये? ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो बताएंगे 10 सिंबल्स, 10 सिंबल्स दैट, कि वो सिंबल्स जो हमें क्या कर दे, जो सिंबल्स हमारी हेल्प कर दे, हेल्प क्लैरिफाई मीनिंग। ये मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बाद जैसे फोर्थ हमारा फंक्शन होता है टेंस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंस का जो फंक्शन है, टेंस क्या करता है? टेंस हमें बताता है हाउ वर्ब्स, की कौन सी वर्ब्स है, कि जो वर्ब्स है उसको यूज कैसे किया जाएगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग वो बदलती कैसे। तो हम बताएंगे हाउ वर्ब्स चेंज, क्योंकि हम सब ने पढ़ा होगा जैसे क्लासेस के अंदर टेंस के अंदर पढ़ते हैं कि जो टेंस के अंदर क्या सिखाया जाता है, टेंस के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि कौन सी वर्ब वो काम कैसे करती है। अगर बात करते हैं कि ये हमें बताएगा हाउ वर्ब्स चेंज बेस्ड ऑन टाइम, कैसे चेंज बेस्ड ऑन टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें टेंस बताता है। अगर आगे बात करें कि बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग भी बता देगा, ये सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। टेंस हमें ये बताता है कि किस कौन सी वर्ब वो टाइम के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंज करनी है। जो हमारा और ज्यादातर रहता है, हमारा फिफ्थ जो टाइप रहता है सेंटेंस का, किसका? ग्रामर में किस चीज के बारे में वो बताती है? सेंटेंस के बारे में बताती है कि हमने कैसे कैसे, हाउ, फ्रेज एंड क्लोज। अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि क्लोज और फ्रेज वास्तव में होता क्या है। तो हम सेंटेंस के अंदर क्या बोल सकते हैं कि हाउ फ्रेज एंड क्लोज कंबाइन टू फॉर्म, क्लोज कंबाइन, कंबाइन टू, अगर आप बात करें हाउ फ्रेज एंड क्लोज कंबाइन टू फॉर्म, सॉरी कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म की कंप्लीट सेंटेंस आप बात कर सकते हैं कि कंप्लीट टू फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म। अभी हमने जैसे जाना है ग्रामर के बारे में, जानना ग्रामर क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। हम कैसे याद करेंगे कि ग्रामर क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें क्या बताता है, या फिर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें क्या बताए कि जो वर्ड्स है, कि जो वर्ड्स है वो कैसे यूज किए जाएं, इसमें लैंग्वेज में क्या करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए।
अल्टरनेट ज्यादातर हम अगर अपनी बातों को पूरा करना है, अपने जो अपने विचार से है, अपने इमोशंस से उनको हमने एक्सप्रेस करना है, तो हम ज्यादातर सेंटेंस के यूज करते हैं। तो जो फंक्शन, अगर ग्रामर के फंक्शन पढ़े तो सेंटेंस, सेंटेंस का काम क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है। हमें क्या बताता है, सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, क्या करने के लिए, टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर हमने क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करना है, बनाना है, उसको कैसे शब्दों को अरेंज किया जाए, क्या किया जाए, शब्दों को कैसे अरेंज किया जाए, वो हमें कौन बताएगा, सेंटेंस बताता है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं मोर्फोलॉजी की, मोर्फोलॉजी क्या होता है कि हमें ये बताता है कि कौन सा वर्ड, क्या बताता है हमें कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म, कि कुछ भी वर्ड्स है वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम किसे, सिमिलर यूनिट्स। वो यूनिट्स कौन कौन से हो सकती है, वो यूनिट्स प्रीफिक्स हो सकती है, वो रूट्स हो सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो सकते हैं, सफिक्सेस हो सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक शब्दों से उसके अंदर अगर एक मेन रूट है उससे हम बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। अगली बात है कि हम पढ़ेंगे जो पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कैसे काम करती है ग्रामर के अंदर, वो हमें सिंबल प्रोवाइड करती है, क्या करती है, सिंबल प्रोवाइड करती है। और सिंबल हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करने के लिए, मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, मीनिंग को क्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है। टेंस क्या करता है, टेंस हमें बताएगा कि वर्ब के अंदर क्या चेंज आएगा, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज आएगा, वो हमें कौन बताता है, टेंस। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या बताता है कि कैसे फ्रेज और क्लोज को कंबाइन करके, फ्रेज को और जो क्लोज है उसको कंबाइन करके क्या बनाना होना हमने, अगर कंप्लीट को क्या करना है, कंप्लीट विचार या थॉट को हमें एक्सप्रेस करना, किसी को सामने रखना है या कंप्लीट विचार को बनाना है, तो हमारा कौन मदद करता है, वो सेंटेंस मदद करता है। तब आगे हम जानेंगे थोड़ा सा और ग्रामर के बारे में, थोड़ी सी डीप नॉलेज लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो ज्यादातर अगर एग्जाम्स की बात करते हैं तो मेनली जो वेटेज रहता है वो हमारा टोटली डिपेंड करता है ग्रामर के ऊपर। अगर हमारी ऐसा माना जाता है, अगर किसी भी इंसान को, अगर किसी भी इंसान को हमने अच्छे से पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, उनके जो बेसिक से जो ग्रामर के बारे में नॉलेज है वो हमें जांचनी पड़ती है। अगर हम बात करें आगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था लैंग्वेज है, इंग्लिश को क्या माना हमने, लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के अंदर हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम मेनी चेंजेस देखने को मिलते हैं लैंग्वेज के अंदर। अगर बात करें कोई भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के सिंपल से तीन फंक्शन होते हैं। या तो अगर लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का हमारे सामने तीन मेथड होते हैं, लिखकर, बोलकर या किसी भी सिंबल के द्वारा दिखाकर। अभी हमने सिंबल का तो हमने यूज नहीं करना, तो मेनली आप जानेंगे अगर हमने क्या करना है, अपने विचारों को लिखना है तो लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, बोल के, स्पीक करके हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी दूसरे को समझा सकते हैं। अगर बात करते हैं लिखने में, तो हम सबको पता है अगर लिखना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, मैंने कुछ भी लिखना है, मान लो मैंने अगर इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए मेरे सामने एक लेटर होना चाहिए ई, एक लेटर होना चाहिए एन, एक लेटर होना चाहिए जी, एक कौन सा एल, एक कौन सा आई, फिर एस, फिर एच। ये अपने आप में अलग अलग लेटर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हमें जानना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश को लिखना है तो लिखने के लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए, लेटर, क्या आएंगे, लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश को लिखने के लिए हमें क्या, इंग्लिश को क्या, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, लेटर की। अब हम सब जानते हैं लेटर के बारे में, हम जानेंगे कि जो लेटर है वो वास्तविकता में होता क्या है। लेटर के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहे, लेटर क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है, क्या होता है, लेटर क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक ग्रुप, सॉरी, एक बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है, बेसिक यूनिट, इसकी बेसिक यूनिट ऑफ है वर्ड, किसी भी वर्ड की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें लिखने के ऊपर, अगर हम और आगे जाएंगे तो जो स्पीक है, बोलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें बोलने के लिए मुंह की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या होगी, साउंड। तो स्टार्टिंग के अंदर ये थोड़ी है कि भाई राइटिंग सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है, या अगर हमने जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में जाना था, तो ऐसा थोड़ी था कि लिखना ही स्टार्टिंग से हुआ है, नहीं, स्टार्टिंग में कोई शब्द बोलेंगे और जो बोला गया उनको थोड़े थोड़े से सिंबल या करेक्टर प्रोवाइड करवा के, तो उन्हीं करेक्टर या प्रोवाइड को अगर हमने अपने विचारों को लिखना है, तो जो लिखने के लिए हम जितने भी करेक्टर या सिंबल यूज करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लेटर्स। लेटर्स को हम एक बात और बता सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिंबल, सिंबल और करेक्टर होंगे, क्या होंगे, ये सिंबल और करेक्टर होते हैं, क्या करने के लिए, अपने विचारों को लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ करेक्टर या सिंबल होते हैं। तो आगे बात करेंगे जो लेटर्स है, हमारे सामने जो लेटर्स है,
कितने होते हैं हम सब जानते हैं। लेटर की अगर देखते हैं हमारे सामने कितने होते हैं 26। अगर साउंड की बात करें तो हमारे सामने साउंड की रहती है 44। तो अगर हम बात करें राइट मतलब लेटर की बात करते हैं लेटर की, तो लेटर के अंदर हमने जाना कि ये बेसिक यूनिट होती है कोई भी वर्ड्स बनाने के लिए, फिर ये कैसे करेक्टर होते हैं अपने विचारों को लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अगर कोई भी वर्ड्स बनाना हमने तो ये क्या होते हैं बेसिक करेक्टर सिंबल होते हैं। तो लेटर के बारे में बात करें तो टोटल हमारे इंग्लिश के अंदर कितने टोटल है 26 लेटर। 26 है ये अल्फाबेट कहलाते हैं। एक साथ अगर बात करते हैं तो ये भी हमारे 26 लेटर है। ये कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे हम सब जानते हैं वोवल लेटर्स, वोवल लेटर्स और कौन सा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट। अगर बात करें 26 के अंदर से जो वोवल लेटर्स है वो कितने होते हैं 5 और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं 21। हम सब जानते हैं कि जो हमारे सामने वोवल लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू। अब आज तक हम जैसे बेसिक जानकारी लेते आए हैं कि हमारे हमें सबको ये तो पता है कि हमारे जो लेटर्स है वोवल लेटर्स वो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू। हमने ये तो जाना है, लेकिन अगर बात करें कि ए ई आई ओ यू है तो ये 5 तो इनका काम क्या होता है। ज्यादातर हम इसको साउंड में पढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो साउंड है वो साउंड ही डिपेंड करती है। हमारे ये फंक्शन ज्यादा काम नहीं करता वोवल लेटर का, हमारे वोवल साउंड ही ज्यादा प्रेफर करती है। जो ये 5 है ये आपस आपस में मिलके एक दूसरे के साथ मिलके ये क्या करते हैं ये 20 प्रकार की जो 20 टाइप्स ऑफ साउंड 20 प्रकार के साउंड को बनाते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर एडवांस है, वैसे वोवल होते हैं 5 है, अगर हमने 6 को भी जाना होता है, अगर हमने 6 नंबर वाले को जाना होता है, कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा लेटर है जो एक वोवल की तरह काम कर लेता है, वो कौन सा होता है वाई। अगर हम बात करें अच्छे से तो हमारे सामने जो वोवल है वो 6 होते हैं, क्योंकि अगर हमने कहीं ना कहीं वाई भी एक वोवल का काम कर लेता है कुछ ही सिचुएशन के दौरान। अगर वैसे अगर आपसे पूछा जाए जो वोवल लेटर होता है वो कितने होते हैं 5, कौन कौन से ए ई आई ओ यू, ये 5 हमने पढ़ लिए। अगर और थोड़े सा जाए तो हमारा छठा भी वोवल बन जाता है जो कौन सा होता है वाई होता है। वो आगे जाने की वो बनता कैसे इसके पीछे रीजन है काम क्या वो आगे जाना है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें 26 कौन कौन सा होते हैं, जैसे हम ए को छोड़ दिया बी सी डी, डी के बाद ई आए हैं एफ, ऐसे ऐसे चल के हमारा एक्स वाई और जेड तक हम पूछ पाते हैं हमारे क्या होते हैं लेटर होते हैं 21। अगर जैसे उसके बाद साउंड की बात करें, हम किसकी बात करें साउंड की, अगर हमने अपने विचारों को बोलकर भी बताना हो तो हम क्या करते हैं साउंड का यूज करते हैं। हमारे पास टोटल साउंड कितने होते हैं 44। अगर इन्हीं 44 साउंड की बात करें तो ये भी दो प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सी, पहली बात करें वोवल साउंड, वोवल, दूसरा टाइप हमारा कौन सा हो जाता है कॉन्सोनेंट, दूसरा कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवल साउंड हम सबको पता है वोवल साउंड कितनी होती है, अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे साउंड कितनी होती है 20 साउंड होती है। और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं कितनी हो जाती है 24, तब जाके टोटल 44। अगर और ज्यादा सा बेसिक और डीप जाने तो हमारे सामने जो वोवल साउंड है ये वोवल साउंड की कितनी टाइप की हो जाती है दो टाइप की, क्योंकि बेटा इसके अंदर अगर बात करते हैं हमारे 20 में से 12 टाइप ऐसी साउंड है जो सिर्फ सिंगल, इसको हम क्या बोल सकते हैं मोनो पैथोन्स बोल सकते हैं। अगर हम ऐसे कुछ वोवल्स साउंड है जो डबल मीनिंग कन्वे करती है, हम अगर एग्जांपल के थ्रू जानेंगे तो वो कितनी हो जाती है 8। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ तो उस एग्जांपल के थ्रू आपको जानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं हमने लिख दिया शोर, हमने क्या लिख दिया शो, तो इसके अंदर क्या करेगा, इसको अगर आप बोल के देखो तो इसके अंदर क्या होगा दो तरह की वोवल साउंड आपको दिखाई देगी। वो कैसे कैसे देगी, कहीं ना कहीं आप इसके अंदर क्या बोल पाओगे ऊ और ए, क्या बोल पाओगे ऊ और ए। तो इन्होंने लगातार क्या दे दी दो साउंड, तब जाके इसको क्या कहा जाएगा डाई कैथोजेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा डाई कैथोजेंस, हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या होता है डाई, ये क्या होता है डाई कैथोन, क्या होता है ये डाई, ये कितना होता है आर। अगर हम बात करें जैसे हम बात करें शी की, शी के अंदर क्या होगा ई सिर्फ अकेला रहेगा और इसको क्या कहा जाएगा मोनोपैथोन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मोनोपैथोन्स, ठीक है।
और जैसे हमने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जाना है कितनी होती है 24 होती है, और वोवल साउंड के बारे में जाना 20 होती है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज लिखा जा सकता है लेटर की हेल्प से, जो 26 होते हैं। 26 लेटर दो तरह के, कॉन्सोनेंट और वोवल। कॉन्सोनेंट वोवल लेटर भी बनते हैं 5, कॉन्सोनेंट लेटर भी बनते हैं 20। और जो 5 है वो ए ई आई ओ यू हमने पढ़ा। छठा हम कभी न कभी सिचुएशन में हमारा क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। कॉन्सोनेंट लेटर भी बनते हैं 21, जो बी सी डी एफ, और इन्हीं पांचों को छोड़ के तुम्हारे 21 बच जाते हैं। तो साउंड की बात की हमने, 44 साउंड होती है, और 44 साउंड के अंदर हमारे कौन कौन सी है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, वोवल साउंड के बाद हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे कितने होती है 24 होता है। अब हम जानेंगे कि धीरे धीरे करके अगर हमने लेटर्स को मिलाना शुरू कर दिया है, क्या कर दिया हमने, एक लेटर्स को दूसरे लेटर्स के साथ जैसे जैसे हमने अरेंज करना शुरू कर दिया, तो क्या बनता है। अगर हमने क्या करना शुरू किया कि जो हमारे सामने लेटर्स है, ठीक है, लेटर्स को एक दूसरे लेटर के साथ मिला के हमने क्या बना दिया, वर्ड। मतलब हमारे सामने सिचुएशन आ गई जब मैंने एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हम सब पता है अगर किसी भी दो चीज को जोड़ना है तो दो चीज को जोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दो चीज को जोड़ने के लिए हमें, सॉरी, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दो लेटर या फिर दो चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी हम जोड़ रहे हैं, या तो दो हो या फिर दो से ज्यादा हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्ड से वर्ड जुड़ के क्या बन जाता है, सॉरी, लेटर से लेटर जुड़ के क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको बारे में जाने, मीनिंगफुल, क्या बोल सकते हैं, एक मीनिंगफुल लेटर्स वर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, शब्दों की जो मीनिंगफुल यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, लेटर्स से लेटर्स जुड़ के बनता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं कि वर्ड से लेटर्स जुड़ा है, तो अगर हमने बात करनी, जैसे वर्ड हमने बना दिया, तो वर्ड फॉर्मेशन की बात करें, अगर हमने एक शब्द से दूसरा कोई शब्द बनाना है, तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए सबसे जरूरी हमारे सामने क्या होना है, रूट का होना जरूरी है। और रूट क्या होता है, हम सबको पता है रूट क्या होता है, ये एक ऐसा बेस, रूट क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, कि किसी भी वर्ड्स को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, किसी भी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को बनाने के लिए जो बेस फॉर्म होती है वो क्या होता है, रूट। और रूट से पहले अगर हम बात की बात करें, कुछ शब्द ऐड कर दिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सफिक्स। क्या कहा जाता है, सफिक्स। और उससे पहले जो कुछ ऐड कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स कहा जाता है। अगर स्पेलिंग में कुछ भी चेंज होता है, चेंज इन स्पेलिंग, चेंज इन स्पेलिंग, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो इनफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफिक्स कहलाता है। अभी हमने जाना है कि लेटर से लेटर जुड़ के कैसे कैसे हमारे सामने वर्ड फॉर्मेशन की है। वर्ड फॉर्मेशन के बाद जैसे हम कहां पर पहुंच गए, वर्ड्स पे पहुंच गए, अगर हम क्या करना शुरू कर दे, अब वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ना शुरू कर दे, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना शुरू कर दे, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारे सामने तीन चीज बनती है। एक कौन सा बनता है, फ्रेज। क्या बनता है, फ्रेज। हमारा क्या बनेगा, फ्रेज। एक हमारा कौन सा बन जाएगा, क्लोज। एक हमारा कौन सा बन जाता है, क्लोज। एक कौन सा हो जाएगा, सेंटर। अभी हमने जाना कि हमारे सामने जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ा है, तो एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ने के बाद जो हमारे सामने आया है वो क्या होगा, वो हमारी तीन चीज बनी है, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। अब जैसे हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जो वर्ड्स के तक हम पहुंच चुके हैं, और वर्ड्स के बाद जो पूरी इंग्लिश का बेस है, जो सबसे जरूरी है, ठीक है, जैसे और सब्जेक्ट को जानने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, तो वैसे ही हमें अगर इंग्लिश के बारे में जानना है तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही जरूरी है। तो उन चीजों के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिसको आप सब ने जानते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम बात करें वो कौन सी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट हो जाता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सी चीज होगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि हम सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी वर्ड है वो कैसे फंक्शन करता है, या कोई भी वर्ड है वो एक्यूरेट में फंक्शन कैसे कर सकता है, वो हमें कौन बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में जाने, तो ये क्या होता है, एक ऐसी बेसिक कैटेगरी होती है, हम क्या बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक, क्या होगा, बेसिक कैटेगरी ऑफ, क्या बोला जाएगा कि एक ऐसी बेसिक कैटेगरी होती है, किस चीज की बेसिक कैटेगरी होती है, ये बेसिक कैटेगरी होती है वर्ड की। किसकी होती है, वर्ड्स की। वर्ड्स जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन, एक ऐसी कैटेगरी जो क्या होती है, वर्ड्स की कैटेगरी होती है, जो बेस्ड होती है, किसके बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन।
ऐसे लिख सकते हैं एक ऐसी कैटेगरी जो किसके बेस पे काम करती है, उनके फंक्शन पे। क्या किसके अंदर फंक्शन, इन सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर उनके जो फंक्शन है उसके ऊपर क्या करती है, वो बेस्ड होती है। अब अगर हम जाने की, अगर हमने क्या करना है, इंग्लिश के बारे में जानना है तो और हम ये बता सकते हैं अगर इसको जानने के लिए, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि यूजफुल कहाँ पे है, तो ये हम बताएंगे कि इट्स टेल्स, या फिर बोल सकते हैं दे टेल अस, कि हमें ये बताते, क्या बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि हाउ हाउ ए वर्ड, कि कोई भी शब्द है, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बताएंगे कि कोई भी शब्द वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो हाउ वर्ड्स वर्क इन और इन ग्रामर या सेंटेंस, ग्रामर या सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड्स है वो कैसे काम करता है, वो हमें कौन बताता है, वो कौन बताएगा, या फिर ग्रामेटिकली आप बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली, ठीक है, कि वो ग्रामेटिकली कैसे वो काम करता है, कोई भी शब्द है कैसे काम कर सकता है, वो हमें कौन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने जैसे ही पढ़ा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हम सबको पता है वो कितने होते हैं, 8। अगर हम बात करें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा आता है, सबसे पहला हमारा कौन बनेगा, नाउन। नाउन के बात करें तो कौन सा बन जाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद जैसे बात करें, जो नाउन या प्रोनाउन को भी और इनके अंदर डिटेल ऐड करते हैं, वो हम सबने सुना, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, जब इसको बोलोगे आपको डी को नहीं बोलोगे, आपको क्या नहीं करना, डी को नहीं बोलना। फोर्थ की बात करते हैं, हमारा क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। फिफ्थ नंबर पे अगर वो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और डिटेल ऐड हो जाए तो वो क्या होता है, एड। ये 5 हमने पढ़ा है। अगर 6 नंबर पे बात करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, प्रेपोजिशन। क्या चीज होता है, प्रेपोजिशन। सेवंथ पे बात करें, हमारा कौन सा आ जाएगा, कंजक्शन। क्या आ जाएगा, कंजक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंड को नहीं बोलेगा, कंजक्शन आ जाएगा। 8 नंबर पे जो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन। क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन। इसके अंदर हम आपको क्या रखेंगे, साइलेंट। जैसे हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम क्या, हमारा जो काम रहेगा, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या होता है कि कई बार हमसे ग्रामर के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन में हमें पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि आपको कोई भी लंबा चौड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इन जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, कि जो वर्ड्स है वो जैसे ही ग्रामेटिकली वो शब्द यूज हुए हैं तो उनकी आइडेंटिफाई कीजिए, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो प्रीपोजिशन है, क्या वो कंजंक्शन है, क्या वो इंटरजेक्शन है। आइए अब हम जानेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम जानेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाएंगे, जिससे हम ये पढ़ पाएंगे कि हमारा जो नाउन है वो क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसी कौन कौन सी ट्रिक्स है जिसको हम नाउन के थ्रू पहचान सकते हैं। हमारे सामने प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। एक जो आप ज्यादातर जो अगर गलती करते हैं वो तो कौन सा होता है, आर्टिकल। आर्टिकल कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। आर्टिकल क्या है, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल की बात करें, अगर आर्टिकल क्या होता है, ये पार्ट होता है डेटरमिनस। किसका पार्ट होता है, डेटरमिनस। अब डेटरमिनस क्या होते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप अभी आने वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। डेटरमिनस क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के आगे आके उसको क्या करते हैं, डेटरमाइन कर लेते हैं। जो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है डेटरमिनस, तो कौन सा काम होता है, या फिर आर्टिकल भी इसका होता है, डेटरमिनस का होता है। वैसे अगर बात करें, हमारे सामने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने, तो सबसे पहले अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, हमारा कौन सा आ जाता है, नाउन। नाउन क्या होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं नाउन को, हिंदी में संज्ञा हम सबको पता है, लेकिन हमें हिंदी के बारे में हमें नहीं जानना है। तो बात करें नाउन क्या होता है, तो हम नाउन के बारे में क्या लिख देंगे, नाउन को लिख देंगे क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। तो हमें पता है कि जो नेमिंग वर्ड है वो दो ही तरह से हम बांटेंगे नेमिंग वर्ड को। या तो ऐसी चीजें, ऐसे नेम होंगे जो हमें विजिबल हो, और या फिर ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके नाम होंगे लेकिन वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। जैसे अगर सबसे पहले इसी कैटेगरी को बांटे, फर्स्ट कैटेगरी में बांटे, तो हमारे लिए कौन सी हो जाती है, वो कैटेगरी विजिबल कैटेगरी हो जाती है। कौन सी, विजिबल हो जाती है। तो विजिबल में कौन कौन सी, विजिबल की बात करते हैं तो विजिबल में क्या क्या जाता है, हमारे सामने किसी भी पर्सन का नाम, किसका नाम, किसी भी पर्सन का नाम, या फिर किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, या फिर किसी भी थिंग का, किसी वस्तु का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा विजिबल कैटेगरी में। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे सामने जो विजिबल ना हो, जिसको सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, फेल्ट ओनली पढ़ेंगे, जो सिर्फ हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो महसूस में हमारे सामने चीजें आएंगी, जैसे हमें कभी कोई भी ऐसे एक्शन होते हैं
या ऐसी कोई क्वालिटी, क्वालिटी का नाम, एक्शन का नाम, या फिर अगर बात करें हमारी फीलिंग का नाम, या फिर किसका नाम, किसी भी स्टेट का नाम। हमारे सामने किसी की स्टेट का नाम, फीलिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, एक्शन का नाम, वो किस कैटेगरी में आता है, फेल्ट ओनली कैटेगरी में। और जो फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर आए वो क्या हो जाएगा, नाउन। तीसरी बात अगर बात करते हैं नाउन, वास्तव में नाउन होते नहीं है लेकिन बना दिए जाते हैं, तो वो कौन सा होता है जिसको हम बोल देंगे नाउन इक्विवेलेंट। क्या, नाउन इक्विवेलेंट। वो कौन सा हो जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट, जो होते नहीं है लेकिन फिर भी बना दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, जो अगर हम फोर्थ टाइप पे बात करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स है कि कुछ ऐसी यूनिट्स के भी नाम होते हैं जो जानबूझ के बना दिए जाते हैं। आज जैसे हमने नाउन के बारे में जानना कि नाउन की शॉर्ट फॉर्म हमने जैसे डेफिनेशन जानने की, वैसे क्या होता है नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड के अंदर हम सब पढ़ के आए हैं कि नेमिंग वर्ड जैसे इन नेम ऑफ किसका, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, या हमारा कोई भी आइडिया, इनका, इन सब के नाम को क्या कहा हमने पढ़ा है, ये नेमिंग वर्ड। वैसे अगर हम अच्छे देर से और जाने तो हमारे सामने जो नेमिंग वर्ड है वो दो तरह के विजिबल, जो कि पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी थिंग का। फेल्ट ओनली के अंदर हमारा कोई भी एक्शन का नाम, क्वालिटी का नाम, फीलिंग या स्टेट हो सकती है। तो उसके बाद नाउन होती नहीं लेकिन बना दिए जाते हैं, जिसको हमने क्या पढ़ा, नाउन इक्विवेलेंट पढ़ा है। और चौथा हमारे सामने यूनिट है। आज जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना है, इंग्लिश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना है, तो आगे हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम जानेंगे जो हमारे बचते जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते प्रोनाउन से हम शुरू करेंगे। थैंक यू।